एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शारिक को गए हुए कई रोज हो चुके थे। वो रात समीना ने जागते हुए गुजारी थी। कभी वो शारिक के चले जाने पर खुदा का शुक्र अदा करती और कभी उसके मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल जाता। वो शारिक की शराफत और मासूमियत पर फरेफ्ता थी, लेकिन उसने उसे ऐसे जाल में फंसा दिया था जिसके फंदे तंग होते जा रहे थे। उसे अगले रोज भी समीना कॉलेज नहीं गई थी। एक अजीब सा खौफ उसके जहन पर तारी था। हर आहट पर वो गड़बड़ा जाती। दरवाजे के सामने आती कोई भी आवाज सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। उसे हर वक्त यही धड़का लगा रहता कि पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएगी और उसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके ले जाएगी। लेकिन फिर ये सोचकर वो अपने आप को तसल्ली देती कि पुलिस को ये पता नहीं चलेगा कि सलमान एडवोकेट का कातिल कौन था। वो रेस्टोरेंट के लॉन्च से सलमान को बुलाने गई थी, लेकिन उसने चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि उसका चेहरा छुप कर रह गया था। सिर्फ आंखें नजर आ रही थी और महज आंखों से उसे शनाख्त नहीं किया जा सकता था। उसे अगले रोज जब शारिक उसे छोड़कर चला गया था, वो खूब बिलक बिलक कर रोई। शारिक उसे बीच मंझधार में छोड़कर चला गया था और वो रात भर सोचती रही कि अगर किसी तरह पुलिस उस तक पहुंच गई तो वो शारिक के बारे में क्या बताएगी। वो तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो लाहौर में कहाँ रहता है। वो रात उसने बड़ी मुश्किल से गुजारी थी। रोने और रात भर जागने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। नसों में इस कदर शदीद तनाव था जैसे किसी भी लम्हे फट जाएंगी। अभी सूरज नहीं निकला था, लेकिन दिन की रोशनी फैल रही थी। उसने उठकर चाय बनाई। कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए वो एक बार फिर सूरत हाल का जायजा लेने लगी। उसके जहन में एक ये सवाल भी गर्दिश कर रहा था कि शारिक उसे छोड़कर भाग तो नहीं गया। शारिक की शराफत की वो अब भी कायल थी। तमाम तर मौके होने के बावजूद शारिक ने कोई फायदा नहीं उठाया था। कम से कम 2 मरतबा ऐसा मौका भी आया था कि उसने अपने आप को शारिक की आगोश में गिरा दिया था, मगर शारिक या तो बेवकूफ था या फिर इस कदर शरीफ था कि उसने शराफत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर मर्द के दिल में यही हवस हो। बाज लोग दूसरे तरीकों से भी औरत की मजबूरी और बेबसी से फायदा उठाते हैं। पहली रात शारिक महज इत्तेफाक से उसके घर में पहुंच गया था। वो पुलिस से बचना चाहता था। उसने गन पॉइंट पर उसे यरगमाल बना लिया था और जब उसे पता चला कि वो यहाँ बिल्कुल अकेली है तो शराफत का मुजाहिरा करके उसका एतमाद हासिल कर लिया। और जब पुलिस समीना को पकड़ कर ले गई तो उसका कजन बनकर पहुंच गया और फिर उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं था। हो सकता है उसका असल मकसद ही ये हो कि अपने दुश्मन सलमान को कत्ल करने के लिए उसे किसी साथी की जरूरत हो। इस लिहाज से उसका मकसद पूरा हो गया और वो उसे छोड़कर चला गया। समीना ये सब कुछ सोच तो रही थी, लेकिन उसका दिल नहीं मानता था कि शारिक उसे छोड़कर चला गया हो। बाहर गली में लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। समीना उठकर बाथरूम में चली गई। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारने से उसके हवास किसी कदर बहाल हुए। पहले उसने सोचा कि बिस्तर पर जाकर सो जाए, लेकिन फिर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। कल भी वो नहीं गई थी, आज भी न गई तो प्रिंसिपल के सामने जवाबदही करनी पड़ेगी। उसने नाश्ता किया, लिबास बदल कर तैयार हुई। वो अपना नोट्स वाला रजिस्टर उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ना ही चाहती थी कि उसे यकायक महसूस हुआ जैसे जमीन पैरों के नीचे से निकली जा रही हो। वो अगर जल्दी से करीब पड़ी हुई कुर्सी का सहारा न लेती तो यकीनन गिर पड़ती। रजिस्टर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो दोनों हाथों से कुर्सी थामे खड़ी रही। उसे हर चीज घूमती हुई महसूस हो रही थी और जब ये गर्दिश जरा कम हुई तो आंखों के सामने तारीकी सी फैलने लगी। वो कुर्सी छोड़कर लड़खड़ाती हुई पलंग पर आन गिरी और सर को दोनों हाथों से थाम कर आंखें बंद कर लीं। उसे बुरी तरह चक्कर आ रहे थे। उसने सर को मजबूती से थाम रखा था। दिमाग की नसें फटती हुई सी महसूस हो रही थीं। अपने इर्द गिर्द की हर चीज गर्दिश करती हुई महसूस हो रही थी। पलंग यूं घूम रहा था जैसे भंवर में फंसी हुई कश्ती गर्दिश करती हुई लहरों के कुओं में धंसती जा रही हो। उसने आंखें बंद कर ली। वो अपने आप को डूबता हुआ महसूस कर रही थी। उसके साथ ही उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। वो अंधाधुंध भाग रही थी। उसके चारों तरफ तारीकी थी, घटाटोप अंधेरा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस दौड़ रही थी उन खूनी भेड़ियों से बचने के लिए जो सुर्ख जबानें निकाले गुर्राते हुए उसके पीछे दौड़े आ रहे थे। वो दौड़ते दौड़ते रुक गई
सामने तारीकी में चमकती हुई सुर्ख आंखों ने उसका रास्ता रोक लिया। वो भेड़िए थे। उसने दाईं तरफ देखा, वहां भी खूनी भेड़िए सुर्ख जबाने निकाले उसकी तरफ लपक रहे थे। बाएं तरफ भी भेड़िए उसका रास्ता रोके खड़े थे। उसके कानों में सीटियां सी बजने लगी। सीटियों की आवाज तेज होती जा रही थी। उसने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। वो चीखना चाहती थी मगर उसकी आवाज सीने में घुट कर रह गई। सीटियों की आवाज तेज से तेज तर होती जा रही थी। उसके कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। वो आवाज उसके दिमाग पर हथौड़े बरसाने लगी और फिर उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने आंखें खोल दी और बदहवास सी होकर इधर उधर देखने लगी। उसका जिस्म पसीने में शराबोर हो रहा था। दिमाग में अब भी हथौड़े बरस रहे थे और सीटियों जैसी तेज आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। अब धड़धड़ाहट की आवाज भी शामिल हो गई थी। वो एक झटके से उठ गई। ना तो वीराना था, ना तारीकी और ना ही खूनी भेड़िए। दिन की रोशनी थी। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। बाहर दरवाजे की घंटी बज रही थी और साथ ही दरवाजा धड़धड़ाया जा रहा था। समीना को एक बार फिर अपना दिल सीने में डूबता महसूस होने लगा। उसके जहन में सबसे पहले पुलिस का ख्याल उभरा। शायद पुलिस को सलमान के कत्ल का पता चल गया था और वो लोग उसे तलाश करते हुए यहाँ पहुंच गए थे। समीना ने इधर उधर देखा। दरवाजा बदस्तूर धड़धड़ाया जा रहा था और घंटी भी बजाई जा रही थी। समीना की नजरें कमरे की अकबी खिड़की पर थीं। उस खिड़की के पीछे तकरीबन 5 फुट चौड़ा गलियारा सा था और उसके साथ पिछले वाले मकान की दीवार थी। उसने एक लम्हे को ये सोचा कि खिड़की के रास्ते निकलकर अकबी दीवार फांद कर पिछले मकान में कूद जाए, लेकिन उसी लम्हे बाहर से एक आवाज सुनाई थी। मिस समीना, दरवाजा खोलिए, मैं फकीर हुसैन हूँ। ये आवाज और ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा और फिर दफतन वो उछल पड़ी। ये उनके कॉलेज के चपरासी फकीर हुसैन की आवाज थी। वो पलंग से उतरकर नंगे पैर दौड़ती हुई दरवाजे के करीब पहुंच गई। दरवाजा खोलने से पहले उसने खिड़की से झांक कर देखा। गेट के बाहर कॉलेज का चपरासी फकीर हुसैन खड़ा था। उसके साथ कोई और भी था। समीना दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसने गेट खोला और फकीर हुसैन को अंदर आने के लिए कहकर तेजी से वापस आ गई। फकीर हुसैन के साथ समीना की सामने वाली पड़ोसन आसिया भी अंदर आई थी। उस वक्त समीना कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उसका जिस्म अब भी पसीने में शराबोर था। आसिया जल्दी से उसके करीब पहुंच गई। बोली, अरे समीना बीबी, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? समीना बोली, तबीयत ठीक नहीं है। कल सारा दिन बुखार रहा, रात को भी बुखार था। आसिया ने कहा, वो तुम्हारा कजन वो कहाँ है? किसी डॉक्टर को बुला लिया होता। समीना बोली, वो तो कल ही लाहौर चला गया था। फिर वो फकीर हुसैन की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है फकीर हुसैन, तुम कैसे आए हो? फकीर हुसैन ने जवाब दिया, मैडम ने भेजा है जी, आप कल भी कॉलेज नहीं आई थी। समीना ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2 दिन की रुख्सत की एप्लीकेशन लिख देती हूँ, मैडम को दे देना। और वो एक कागज लेकर एप्लीकेशन लिखने लगी। फकीर हुसैन ने कागज तह करके जेब में रखा। बोला, ठीक है जी, मैं बता दूंगा मैडम को। आसिया ने फकीर हुसैन के जाने के बाद कहा, समीना बीबी, तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? तबीयत इतनी खराब थी तो दरवाजे में खड़े होकर आवाज दे दी होती। समीना बोली, मैं तो सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई थी कि यकायक चक्कर आ गया। उसके बाद मैं बिस्तर पर लेट गई, फिर मुझे होश नहीं रहा। आसिया बोली, 3 बज रहे हैं, तुम लेट जाओ बिस्तर पर, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। इतनी देर तुम्हारे पास आयशा को भेज देती हूँ। आसिया समीना को कुर्सी से उठाकर बिस्तर पर ले आई। आसिया के जाने के थोड़ी ही देर के बाद उसकी बेटी आयशा आ गई। वो 14-15 साल की लड़की थी। समीना के पास बैठकर बातें करने लगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद आसिया घर से खाना तैयार करके ले आई। समीना की तबीयत नहीं चाह रही थी, लेकिन आसिया ने जबरदस्ती खाना खिला दिया। आसिया 1.5-2 घंटे तक उसके पास बैठी रही। शाम से पहले समीना की तबीयत संभल गई। घर में उसे वहशत सी होने लगी थी। वो तैयार होकर अपने एक दोस्त के यहाँ चली गई। उसका घर धोबी घाट के दूसरी तरफ डगलसपुरा में था। नायला भी उसी के कॉलेज में लेक्चरार थी। वो उस वक्त घर पर ही थी। वो उसे देखते हुए बोली, अरे समीना, क्या हुआ तुम्हें? तुम 2 दिन कॉलेज नहीं आई और 2 दिनों में तुमने ये क्या हालत बना ली है? समीना ने कहा, तबीयत ठीक नहीं थी, घर में अकेले बैठे वहशत हो रही थी, सोचा थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं। नायला उसे अपने कमरे में ले आई। बोली, अच्छा किया तुमने, आओ मेरे कमरे में आ जाओ। समीना रात 11 बजे तक नायला के पास रही। उसने रात का खाना भी वहीं खाया था। नायला अपने छोटे भाई को साथ लेकर उसे घर तक छोड़ने आई थी। उस रात भी समीना को देर तक नींद नहीं आ सकी। उस पर अजीब सी वहशत तारी थी। शारिक का ख्याल बार बार उसके जहन में डराता। वो बार बार सर को झटक देती। वो शारिक के ख्याल से पीछा छुड़ाना चाहती थी, उसे भूल जाना चाहती थी। वो कानून का मुजरिम था, वो कातिल था। उसे शारिक के ख्याल को भी अपने करीब नहीं भटकने देना चाहिए। दिल की नादानी उसकी तबाही का बायस बन सकती है। उसे अक्ल से काम लेना चाहिए। वो माशरे की एक मुअज़्ज़ज़ फर्द है, लोग उस पर एतमाद करते हैं। वो उस्ताद है। माशरे में उस्ताद का मकाम तो बहुत आला व अरफा होता है, लेकिन अगर लोगों को पता चल गया कि उसने एक मुजरिम को अपने घर में पनाह दी थी
एक कातिल को अपना कजन बताया था और उसके साथ एक शख्स को कत्ल करने में हिस्सा लिया था, तो उसकी जो जिल्लत और रुसवाई होगी उसका वो अंदाजा नहीं लगा सकती थी। लोग उस पर नफरीन करेंगे। उसकी वजह से दूसरे उस्तादों पर से भी वालिदैन का एतमाद उठ जाएगा। वो खुद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। खानदान वाले उसकी सूरत देखना भी गवारा नहीं करेंगे। हाँ, उसे सब कुछ भूल जाना होगा। अब भी वक्त है। शारिक के ख्याल को जहन से झटक देना होगा। ये शख्स एक तुंद बगुले की तरह उसकी जिंदगी में आया था। उसे उस बगुले की लपेट में आने से बचना होगा। हाँ, वो शारिक को भूल जाएगी, उसके तसव्वुर को भी करीब नहीं भटकने देगी। सुबह जब वो बेदार हुई तो उसका जहन बिल्कुल साफ था और वो अपने आप को ताज़ा दम महसूस कर रही थी। उसने नाश्ता किया और तैयार होकर कॉलेज के लिए रवाना हो गई। वो कॉलेज में हस्बे मामूल दर्स व तदरीस में मसरूफ रही। शारिक के बारे में हतमी फैसला कर लेने के बाद उसका जहन बिल्कुल साफ हो चुका था। हस्बे मामूल वो 3 बजे घर पहुंची। दोपहर का खाना उसने कॉलेज की कैंटीन से खा लिया था। उसने नहा कर लिबास बदला, चाय बनाई और मेज के सामने बैठकर कल के लेक्चर्स के लिए नोट्स तैयार करने लगी। तकरीबन 4:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। उसने उठकर दरवाजा खोला। दरमियाने कद का एक भारी भरकम आदमी सामने खड़ा था। उसने लाचा बांधा हुआ था और वायल का कुर्ता पहना हुआ था। सर गंजा था जिस पर पटका लपेटा हुआ था। शक्ल सूरत और लिबास से वो कोई ठेले वाला या इसी क़िमाश का कोई आदमी लगता था। उसके हाथ में एक थैला था। समीना ने पूछा, क्या बात है, किससे मिलना है? वो शख्स बोला, मेरा नाम नौलखा है जी, मैं फैसलाबाद में ही रहता हूँ, माई दी झुकी, लारी अड्डे के पीछे। लाहौर गया हुआ था, शारिक बाबू ने ये चीजें आपके लिए भेजी हैं। समीना चौंक गई, बोली, क्या? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये वापस ले जाओ, मैं किसी शारिक को नहीं जानती। नौलखे ने कहा, आप शायद शारिक बाबू से नाराज हैं समीना बीबी, ये चीजें आप रख लें, इस थैले में एक खत भी है। और शारिक बाबू ने कहा था कि अगर आपको किसी किस्म की परेशानी हो तो मुझे बता दें। लारी अड्डे के पिछली तरफ बिल्लू साईं का तकिया है, मैं वहीं होता हूँ, किसी से भी मेरा नाम लेकर पूछ लें, आपको पता चल जाएगा। कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बता दें। समीना अजीब सी उलझन में मुब्तला हो गई। उसने शारिक को अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसका नाम फिर सामने आ गया। फिर ये सोचकर उसने नौलखे के हाथ से थैला ले लिया कि मुमकिन है इस थैले में रखे हुए खत में शारिक का एड्रेस भी हो। अगर कभी किसी मामले में जरूरत पड़ गई तो वो उसके पते से तो वाकिफ होगी। कमरे में आकर समीना ने थैला खोले बगैर मेज पर एक तरफ रख दिया और अपना काम करने लगी। लेकिन उसका जहन एक बार फिर उलझ चुका था। शारिक का नाम एक बार फिर उसके दिमाग में सनसनाहट सी पैदा करने लगा। वो बार बार सर को झटकती रही, मगर शारिक का ख्याल जैसे जहन से चिपक कर रह गया था। उसकी नजरें बार बार थैले की तरफ उठ रही थीं। बिलाखिर उसने कलम रख दिया और हाथ बढ़ाकर थैला उठा लिया। प्लास्टिक के सफेद थैले पर अनारकली लाहौर के एक बहुत मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम छपा हुआ था। उसने थैला खोला तो उसकी उंगलियां हौले हौले कांप रही थीं। थैले में 2 सूटों का कपड़ा और कुछ खाने की चीजों के अलावा ड्राई फ्रूट भी था। कपड़ों की तह में नीले रंग का लिफाफा भी था। लिफाफा खासा फूला हुआ था। उसने लिफाफा खोला, उसमें करेंसी नोटों के अलावा एक खत भी था। वो खत खोल कर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो खत पढ़ रही थी उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। खत पढ़ने के बाद उसने नोट निकाल कर गिने। 5000 रुपए थे। उसने खत, नोट और तमाम चीजें थैले में डाल दी और गिरा लगाकर थैला मेज पर एक तरफ रख दिया। शारिक का खत पढ़ने के बाद समीना एक नई उलझन में मुब्तला हो गई थी। शारिक ने अपने उस खत में जिन अज़ाइम का इजहार किया था वो खासे खतरनाक थे। वो इस जंजाल से निकलना चाहती थी, लेकिन लगता था जैसे वो अपने गिर्द फैलने वाले इस हिसार से कभी नहीं निकल सकेगी। शारिक ने उस खत में ये भी लिखा था कि वो 3-4 दिन के बाद आएगा, लेकिन समीना ने तय कर लिया था कि वो उससे नहीं मिलेगी। उसका तरीका भी उसने सोच लिया था। तीसरे रोज उसने 3-4 जोड़े कपड़े और चंद जरूरी चीजें बैग में डाली और नायला के घर पहुंच गई। उसने कॉलेज ही में नायला से बात कर ली थी कि वो चंद रोज के लिए उसके घर रहना चाहती है। नायला ने कोई एतराज नहीं किया था, बल्कि वो तो बहुत खुश हुई थी। नायला कोई बच्ची तो नहीं थी कि उसकी किसी मनगढ़ंत कहानी पर यकीन कर लेती। उसने पहली ही रात समीना से असल बात उगलवा ली, लेकिन समीना ने पूरी बात उसे फिर भी नहीं बताई थी। वो अपनी कोलीग को कैसे बता सकती थी कि शारिक कातिल है और वो भी उसके जुर्म में शरीक हो चुकी है। उसने सिर्फ इतना बताया था कि शारिक उसका कजन है और वो कारोबारी सिलसिले में लाहौर से यहाँ आता रहता है। पिछली मर्तबा उसने घर देख लिया था और 4-5 दिन रह कर गया था। अब वो फिर आ रहा है। उसका प्रोग्राम उसके यहाँ रहने का है, लेकिन वो उसे अपने यहाँ रखना नहीं चाहती, इसलिए वो चंद रोज के लिए नायला के यहाँ आ गए हैं। समीना को अपने दोस्त के यहाँ रहते हुए 8वां दिन था। उस रोज भी सुबह वो दोनों इकट्ठी ही कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। उनका तांगा जैसे ही कॉलेज के सामने रुका, नीचे उतरते हुए समीना की नजर बाईं तरफ फुटपाथ पर खड़े हुए एक आदमी की तरफ उठ गई। पेंट शर्ट में मलबूस दराज कामत वो नौजवान कॉलेज में आने वाली हर औरत को बड़े गौर से देख रहा था।
वो अगरचे क्लीन शेव था, मगर उसे देखकर समीना के जहन को झटका सा लगा। दाढ़ी न होने के बावजूद उसने शारिक को पहचान लिया था। समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चादर इस तरह लपेट ली कि चेहरा पूरी तरह छुप गया, सिर्फ एक आंख खुली रह गई। वो तांगे से उतरते ही तेज तेज कदम उठाती हुई गेट की तरफ बढ़ने लगी। गेट में दाखिल होने से पहले गैर इरादी तौर पर उसने पीछे मुड़कर देखा। शारिक उसी की तरफ देख रहा था। उसकी नजरें समीना को अपने अंदर तक उतरती हुई महसूस हो रही थी। उसे समझने में देर न लगी कि शारिक ने उसे पहचान लिया है। गेट पर रश था। लड़कियां जौक दर जौक गेट की तरफ आ रही थीं। समीना उन्हें धकेलती हुई गेट में दाखिल हो गई। सब लड़कियां हैरत से उसकी तरफ देख रही थीं। नायला भी कुछ परेशान सी हो गई। वो तेज तेज चलने की कोशिश करते हुए समीना के साथ मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समीना उससे पहले ही स्टाफ रूम में दाखिल हो चुकी थी। वो अंदर दाखिल होते ही एक कुर्सी पर गिर गई। उसने चादर उतारकर एक तरफ डाल दी और सर को दोनों हाथों से थाम लिया। 1 मिनट के बाद नायला भी पहुंच गई। उसने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, क्या हुआ समीना, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? समीना ने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, अब पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। स्टाफ रूम में दूसरी लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स भी मौजूद थी। वो भी बारी बारी समीना की खैरियत दरियाफ्त करने लगी। कॉलेज में समीना का वो दिन बहुत बुरा गुजरा। क्लास को लेक्चर देते हुए भी बार बार उसके जहन में शारिक का ख्याल उभर आता। वो यकीनन कल किसी वक्त आया होगा। घर के दरवाजे पर ताला देखकर उसने पड़ोसियों से भी पूछा होगा और आज सुबह कॉलेज के सामने पहुंच गया था। उसे यकीन था कि वो छुट्टी के वक्त तक कॉलेज के सामने खड़ा रहेगा। मुमकिन है वो उसे रोकने की कोशिश न करे, लेकिन वो उसका पीछा करके ये मालूम करने की कोशिश जरूर करेगा कि वो कहाँ रह रही है। उस रोज समीना का आखिरी पीरियड खाली था। उसने नायला से पहले ही कह दिया था कि वो उसका इंतजार करने की बजाय घर चली जाए। वो कॉलेज के पिछले गेट से निकली थी। उसने चादर इस तरह लपेट रखी थी कि एक आंख के अलावा उसका पूरा चेहरा छुप गया था। पिछले गेट से निकलकर वो एक तवील चक्कर काटती हुई कॉलेज से बहुत आगे सड़क पर निकल आई। मोड़ पर 2-3 तांगे थे। एक तांगे वाला झंग चौकी की आवाज लगा रहा था। समीना तांगे की पिछली सीट पर बैठ गई। वो उस वक्त तांगे में अकेली थी और अच्छी तरह जानती थी कि जब तक 6 सवारियां पूरी नहीं होंगी तांगा हरकत में नहीं आएगा। पिछली सीट पर बैठी हुई समीना को वहां से कॉलेज का गेट नजर आ रहा था। वो गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। शारिक उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। हो सकता है वो सुबह ही वापस चला गया हो या कहीं छुपा बैठा हो। इसी दौरान एक आदमी आगे वाली सीट पर बैठ गया। उस शख्स के बैठने से तांगे को हल्का सा झटका लगा। उस शख्स ने कोचवान को आवाज दी, चल भाई, माई दी झुग्गी। तांगे वाले ने कहा, ये तांगा झंग चौकी के लिए है बाबूजी, माई दी झुग्गी के लिए वो तांगा खड़ा है, उस पर बैठ जाओ। वो बोला, मैं कहता हूँ माई दी झुग्गी, सालिम तांगा, चलो हांको घोड़े को। दूसरी मर्तबा ये आवाज सुनकर समीना चौंके बगैर न रह सकी। उसने गर्दन घुमाकर देखा और उसके साथ ही उसे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। वो शारिक था। समीना ने तांगे से उतरना चाहा, मगर उसी लम्हे शारिक की सरसराती हुई आवाज उसकी समात से टकराई। उतरने की कोशिश मत करना, आराम से बैठी रहो। समीना अपनी जगह बेहिस्सो हरकत होकर रह गई। शारिक ही से बचने की कोशिश में वो कॉलेज के पिछले गेट से निकलकर एक तवील चक्कर काटती हुई इस तरफ आई थी, लेकिन शारिक जैसे पहले ही से यहाँ उसके इंतजार में खड़ा था। समीना ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए उसे धमकी दी, बोली, अगर तुमने मेरे साथ किसी किस्म की ज्यादती की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। शारिक बोला, शोर मचाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे हाथ भी साफ नहीं है। उसका लहजा बिल्कुल सपाट था। यहाँ के लोग अभी तक सलमान एडवोकेट को नहीं भूले। समीना का चेहरा धुआं हो गया। ये खुली धमकी थी। शारिक उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसकी सारी शराफत धरी की धरी रह गई थी। अब उसका असल चेहरा सामने आ रहा था। समीना का दिल चाह रहा था कि उसका मुंह नोच ले, मगर इस तरह बात कुछ और बिगड़ जाती। वो अपने कॉलेज के सामने थी। उसकी स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टाफ को फौरन ही पता चल जाता। वो खून के घूंट पीकर रह गई। शारिक ने कोचवान की तरफ देखा, बोला, चल भाई, तुम चलते क्यों नहीं हो? सालिम तांगा ले चलने को कह रहा हूँ, 2 रुपए ज्यादा ही दूंगा। कोचवान ने तांगे पर बैठते हुए कहा, बीबी आप पिछले तांगे में बैठ जाएं। शारिक बोला, ये बीबी तो मेरे ही साथ है, तुम तांगा चलाओ। तांगे वाले ने मुड़कर पहले समीना की तरफ देखा, फिर शारिक की तरफ और फिर सीधा होकर घोड़े को हाँक दिया। घोड़ा बहुत मरियल सा था। तांगे वाला उसके आगे पीछे की 7 नस्लों को बुरा भला कहते हुए बार बार उसे चाबुक रसीद कर रहा था। तांगा मुख्तलिफ सड़कों पर होता हुआ जैसे ही चनाब क्लब के सामने पहुंचा, शारिक ने कोचवान को तांगा रोकने को कहा और जेब से 15 रुपए निकालकर उसके हाथ में थमा दिए। तांगा रुकते ही वो नीचे उतर आया। समीना को भी उतरना पड़ा। वहां से चंद कदम आगे लारी अड्डा शुरू हो जाता था, लेकिन उससे जरा पहले सामने दाईं तरफ एक सड़क थी जो वहां से सीधी रेलवे स्टेशन के सामने वाली सड़क से जा मिलती थी। उस सड़क पर वसीओ अरीज सरकारी कोठियां थी। चंद कोठियां प्राइवेट भी थी। किसी में रिहाइश थी और किसी में कोई दफ्तर कायम था।
शारिक समीना को इशारा करता हुआ उस सड़क पर मुड़ गया। सड़क के दोनों तरफ फलक बोस गुंजान पत्तों वाले दरख्त थे। धूप की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। चंद गज का फासला तय करने के बाद शारिक बाईं तरफ दो बंगलों के दरमियान एक तंग सी गली में मुड़ गया। उस गली से निकलकर वो लारी अड्डे के पिछली तरफ पहुंच गए। उस तरफ किसी जमाने में एक वसी कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन उस कब्रिस्तान की जगह अब जिंदा इंसानों की बस्ती थी। दरमियान में एक सड़क भी निकल आई थी जिसके दूसरी तरफ कुछ कब्रें बच गई थी। उन्हीं कब्रों में किसी बुजुर्ग का मजार था जो बिल्लू साईं के तकिए के नाम से मशहूर था। उस मजार के पिछली तरफ चंद गज के फासले पर एक कच्चा मकान था। मजार के चारों तरफ पीपल के दरख्त थे। चंद दरख्त गूंदनी के भी थे जिनकी शाखें गूंदनी से लदी हुई थी। बहुत से दरख्तों पर सब्ज झंडे लगे हुए थे। मजार ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कमरा था जिस पर गुंबद बना हुआ था। अंदर एक कच्ची कब्र थी जो फूलों और सब्ज चादरों से लदी हुई थी। मजार के इर्द गिर्द का वसी रकबा कच्ची दीवार से घिरा हुआ था। जहां जहां से दीवार टूटी हुई थी वहां रास्ता बंद करने के लिए सूखी झाड़ियों के ढेर लगे हुए थे।